गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। अगर आप आरजीपीवी के सिलेबस देखोगे तो आई थिंक ये यूनिट थर्ड है जिसमें आर्चेस के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो उस आर्च के बारे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ज़ीरो से सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अगर किसी ने स्ट्रक्चरल एनालिसिस पहले नहीं पढ़ रखी है कुछ भी, तो भी अगर वो आर्चेस वाले चैप्टर से जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अगर स्टार्ट करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर किसी ने पढ़ रखा है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं पढ़ रखा है तो फिर भी समझ में आ जाएगा। बट फिर भी आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एस एफ डी, बी एम डी, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स ये निकालना आपको आना चाहिए, तो और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा यहाँ समझाने की। ठीक है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है दैट इज आर्च। ठीक है। तो आर्च के बारे में हम लोग अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, नोट्स भी मैं बनवाता जाऊंगा ना। तो आर्च बेसिकली आपने देखा होगा इस टाइप का शेप होता है ना। तो आर्च की अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो आर्चेस आर स्ट्रक्चरल मेंबर which is predominantly subjected to axial compressive force and restricted for lateral movement at support। ठीक है। तो arches are the structural member which is predominantly subjected to axial compressive force and restricted for lateral movement at support। तो आर्च वो स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिसमें एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स प्रीडोमिनेंट करता है, और जो लेटरल मूवमेंट होता है सपोर्ट पर वो नहीं किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट होता है। तो आर्च में क्या होता है, कंप्रेसिव एक्सियल कंप्रेशन फोर्स होता है, और क्या नहीं होता है, लेटरल मूवमेंट एट सपोर्ट नहीं होता है। तो दिस इज कॉल्ड आर्च। ठीक है। अगर एक फिगर के थ्रू मैं आपको दिखाऊं तो आर्च आपका कुछ ऐसा दिखता है। फ्री हैंडली बना रहा हूं, तो भावनाओं पर जाना, जो बना है उसको कोशिश करना कि जो मैंने बनाया है वो समझ में आ जाए। तो ये है, इस टाइप में होता है आर्च समवॉट। ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं क्राउन। ये जो नोट्स मैं बना रहा हूं ना, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। तो ये जो वीडियो का टाइटल है इसको कॉपी करना, वहां पर अगर बहुत बाद में आप देख रहे हो तो मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्राउन, जो बाहर वाला ये पोर्शन होता है इसको बोलते हैं एक्स्ट्राडॉस। और किसी को मेरे से पर्सनल कनेक्ट होना हो, कुछ पूछना हो पढ़ाई का, फालतू का नहीं, तो आप लिंक में दे दूंगा, तो इंस्टाग्राम से भी पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है। बाहर वाले को एक्स्ट्राडॉस बोलते हैं, तो अंदर वाले को इंट्राडॉस। और इंट्राडॉस या फिर सॉफिट बोलते हैं, सॉफिट। ठीक है। ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं स्प्रिंग लाइन। ठीक है। जो नीचे का जहां पर खत्म हो जाता है आर्च। ठीक है। और ये जो ऊंचाई होती है क्राउन की, यहां से क्राउन से यहां तक की दूरी जो होती है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल
राइज, कितना ऊपर उठा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल राइज। तो ये हो गया पूरा आर्च के बारे में। आई थिंक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना कि आर्च में क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स प्रीडोमिनेट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मुझे लिख देना, मैं रिप्लाई करता हूं, है ना। अब क्वेश्चन ये आया कि साहब पुल तो हम बना रहे थे अलग अलग तरीके के, आर्च बनाने की क्या जरूरत पड़ी। तो रीजंस टू कंस्ट्रक्ट आर्च, ठीक है, आर्च बनाने का रीजंस। तो सबसे पहला रीजन कि अगर आपने पहले ये चीज समझ ली कि आर्च क्या है, कंप्रेसिव फोर्स प्रीडोमिनेट होता है। तो अगर हम कोई ऐसा मटेरियल वहां लगाते हैं जो केवल कंप्रेसिव फोर्स को बहुत अच्छे से ले लेता है, तो वो काम कर जाएगा। ठीक है, तो पहला रीजन यहीं से निकलता है कि बेटर यूज ऑफ मटीरियल which are strong in compression and weak, अरे ये वाला वीक नहीं, weak in tension, because arches are predominantly subjected to axial compression। ठीक है, मटेरियल का बहुत अच्छा यूज हो जाता है। क्यों यूज हो जाता है, क्योंकि विच मटेरियल्स आर स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन एंड वीक इन टेंशन, दे कैन बी यूज फॉर मेकिंग आर्चेस, उनको हम आर्च बनाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, फॉर लॉन्गर स्पान, लंबी दूरी तक अगर हमको बनाना है तो आर्च बढ़िया चीज होती है। तीसरा पॉइंट, फॉर बेटर एस्थेटिक्स, बढ़िया दिखता है आर्च जहां पर बना होता है। जैसे आप पुराने जमाने के घरों में जाओगे या महलों में जाओगे तो पहला जो गेट होता है वो आर्च शेप में होता है, तो देखने में थोड़ा बढ़िया लगता है। तो फॉर बेटर एस्थेटिक्स। एंड द नेक्स्ट इज, पुराने जमाने के जैसे बिल्डिंग में आप जाओगे तो खासकर दिखेगा, तो सो फॉर कल्चरल रिप्रेजेंटेशन, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी कि आर्च में आपने बहुत सारी चीजें आर्ट बना दिया है, तो ऐसी चीजें वहां पर दिखती हैं आप। ठीक है, तो कल्चरल रिप्रेजेंटेशन भी हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा 4 रीजंस क्यों हम आर्च बनाते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्च। क्लासिफिकेशन ऑफ, कि किस किस टाइप के आर्च होते हैं। तो क्लासिफिकेशन बहुत अलग अलग रीजन से की गई है। तो सबसे पहला रीजन, बेस्ड ऑन आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें
तो सबसे पहला है पैराबोला, ठीक है। दूसरा है सर्कुलर आर्च। थर्ड है एलिप्टिकल आर्च, या फिर किसी भी शेप का हो सकता है, एनी अदर शेप। मतलब जो शेप होते हैं पैराबोला, सर्कुलर, इलिप्टिक या किसी भी शेप का होगा तो वो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। दूसरा, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। स्ट्रक्चरल डिजाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहला होता है 3 हिंज आर्च। दूसरा 2 हिंज आर्च। थर्ड फिक्स्ड आर्च। अब ये दिखते कैसे हैं, 3 हिंज आर्च, 2 हिंज आर्च, फिक्स आर्च, तो ये मैं आपको फिगर से बता देता हूं। तो पहला 3 हिंज आर्च, वो कुछ ऐसा होता है, यहां पर हिंज है और यहां पर हिंज है, और तीसरा हिंज यहां पर दिया जाता है, दिस इज थर्ड हिंज, ठीक है। दूसरा होता है 2 हिंज आर्च, तो वो पहला हिंज ये है, दूसरा हिंज ये है। तीसरा होता है फिक्स, ठीक है। अब ये जो हिंज है, इनमें अगर आप इक्वेशंस की बात करोगे तो इक्वेशन में डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी 0 इसमें होती है 1। क्यों 1? हिंज में एक सपोर्ट आता है, ठीक है। अगर इसमें लोड लगेगा, देन इसमें जो है फिक्स है, तो कितने सपोर्ट रिएक्शन? 3। तो यहां पर डीएसआई की वैल्यू आएगी 3। तो ये कुछ टाइप के हिंज होते हैं, सॉरी आर्चेस होते हैं, ठीक है। 3 हिंज, 2 हिंज, फिक्स्ड आर्च, समझ गए? चलिए आगे बढ़ो। अब एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। अभी तक तो थ्योरी चल रहा था कि बेंडिंग मूवमेंट कैसे आर्च में कैलकुलेट करते हैं। तो बेंडिंग मूवमेंट इन आर्च, ठीक है। अब समझ के चलिए, क्वेश्चन है कि ये एक आर्च है, ठीक है। सपोर्ट सेम लेवल पे है ना, और इस पर एक यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल है डब्ल्यू पर यूनिट का, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसके पूरे डायमेंशंस में लिख देता हूं। दिस लेंथ इज एल, यहां पर ये सपोर्ट रिएक्शन आ रही है, यहां से यहां की दूरी है एल, इस आर्च की दूरी है एल। यहां पर एक हॉरिजेंटल फोर्स आ रहा है, दैट इज एच। यहां पर भी एक हॉरिजेंटल फोर्स आ रहा है, दैट इज एच, ठीक है।
यहां पर हमने कहीं एक सेक्शन कट कर लिया है, दिस सेक्शन इज एक्स एक्स, और इस सेक्शन की दूरी इस सपोर्ट से, इस सेक्शन की दूरी इस सपोर्ट से है x, और इस सेक्शन की दूरी यहां से है y। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया पूरा। अब ध्यान से देखिए, जो नीचे से ये रिएक्शन आ रही है, चूंकि ऊपर यूडीएल है तो क्या होगा, डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू, पूरी बीम पर यूडीएल फैला हुआ है इसलिए डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू होगा। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं केवल कि कैसे आता है। अगर इस आर्च को आप आर्च नहीं मानते और आप इसको एक सिंपली सपोर्टेड बीम मान लेते तो क्या होता, देखो ये एक मान के चलो सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर एक यूडीएल लगा हुआ है जैसा कि हमको दिख रहा है। ठीक है, यहां दिख रहा है वही हमको दिख रहा है, W पर यूनिट। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन WL/2, यहां भी सपोर्ट रिएक्शन WL/2। यूडीएल देखना, इसको कैसे मैं वहां यूज करूंगा वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ये है लेंथ L। अब ध्यान समझो, ये एक सेक्शन है एक्स एक्स जो हमने कट कर लिया, जिसकी यहां से डिस्टेंस है स्मॉल एक्स सपोर्ट से। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं आपसे, पूछूं कि बेंडिंग मूवमेंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम जो ये दिख रही है, इसका क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम का, तो क्या करोगे आप, मान लो एक्स पॉइंट पर, जो ये पॉइंट एक्स है यहां पर मैं पूछ रहा हूं, तो ये क्या बताया था मैंने, जिस पॉइंट पर आप खड़े होते वहां पर खुद को इमेजिन करो और उससे किसी एक सपोर्ट की तरफ देखो, तो इस सपोर्ट की तरफ देखो, तो यहां पर फोर्स कौन सा लगा है, WL/2, और ये एक्स पॉइंट से कितनी दूरी पर है, स्मॉल एक्स दूरी पर है, तो हो जाएगा WL/2, ये हुआ लोड इनटू डिस्टेंस स्मॉल एक्स। फिर आप आगे बढ़े तो ये यूडीएल लगा है, यूडीएल लगा है, यूडीएल कितनी दूरी तक लगा है, एक्स डिस्टेंस तक, क्योंकि हमको यहीं तक चाहिए है। चूंकि ये यूडीएल नीचे की ओर काम कर रहा है इसलिए माइनस डब्ल्यू एक्स। ठीक है, ये लोड है, और डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस कितनी होती है, यूडीएल हमेशा अपने मिड पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होता है। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो जाके एसएफडी बीएमडी के वीडियो देखे तब समझ में आएगा। तो यूडीएल हमेशा मिड पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होता है। एक्स का मिड पॉइंट कहां से नापोगे, x/2 से, तो इसको मैं लिख सकता हूं x²/2। WX²/2 कहां से आया, WX इंटू x/2, तो x मल्टीप्लाई हो गया, WX² हो गया, तो ये बन गया बेंडिंग मूवमेंट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। और अगर आर्च की अगर मैं बात करूं तो बेंडिंग मूवमेंट ऑफ आर्च, आर्च का बेंडिंग मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो WL/2 इंटू एक्स, जो ये है वैल्यू वही, क्यों, क्योंकि आप मान लो एक्स पर काउंट करोगे, जो पॉइंट यहां पर आर्च में, अब देखना आर्च के इस पॉइंट से हमको बेंडिंग मूवमेंट लेना है, तो इधर की ओर देखोगे तो दूरी कितनी है, एक्स। हमेशा आर्च से ऐसे दूरी लेते हैं, ऐसे टेढ़ी दूरी नहीं नापेंगे, तो एक्स दूरी पर है तो WL/2 इंटू एक्स, लोड इंटू डिस्टेंस, और फिर यूडीएल भी लगा हुआ है तो माइनस WX²/2, और माइनस ये जो H लगा है, H फोर्स भी तो लगा हुआ है, कितनी दूरी पर, Y की दूरी पर, तो HY। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक, ये यही वैल्यू है कि नहीं है, बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड यही वैल्यू है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि बेंडिंग मोमेंट ऑफ आर्क विल बी इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड माइनस HY, लिख सकता हूं। बस यही हमको समझना था।
कि बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है। तो जब भी आपसे अब आगे बेंडिंग मोमेंट आर्च का निकालने को बोलेगा तो ऐसे निकालना है, ठीक है। तो कंक्लूजन इस अभी तक हमने क्या निकाला, अभी तक जो हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन समझ लेते हैं, सारांश। तो कंक्लूजन है कि इसका मतलब यह है कि लेटरल रिएक्शन जो होती हैं मैंडेटरी होती हैं फॉर बीइंग एन आर्च बिकॉज रिड्यूस द नेट बेंडिंग मोमेंट ऑफ एनी सेक्शन। देखो ध्यान से इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखा, आपको क्या समझ में आया कि अगर आप सिंपली सपोर्टेड बीम बनाते, अगर आप सिंपली सपोर्टेड बीम बनाते तो बेंडिंग मोमेंट ये आता, ठीक है। लेकिन अगर आपने सेम लेंथ एल के लिए एक आर्क बना दिया तो आर्क में क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट की जो सिंपली सपोर्टेड की वैल्यू थी उसमें ये जो एच है, एच इंटू वाई दूरी पर है, ये घटाया जा रहा है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू तो घट गई ना, सिंपली सपोर्टेड से तो कम आएगी ना कुछ भी, तो बेंडिंग मोमेंट कम हो गया। मतलब बेंडिंग मोमेंट कम ही तो हमको करना होता है, क्योंकि जितना कम बेंडिंग होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा, उतना स्ट्रक्चर सेफ होगा। तो आर्च बनाना क्यों फायदेमंद होता है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट से कम वैल्यू आती है उसकी, समझ में आए, सिंपली सपोर्टेड से। तो हम लिख सकते हैं कि इट मीन्स lateral reactions are mandatory for being an arc because it reduces net bending moment at any section। इसका मतलब है कि लेटरल रिएक्शन होना जरूरी है। लेटरल रिएक्शन किसको बोलती है, ये जो एच लगा है ना, यही है लेटरल रिएक्शन, क्योंकि अगर यही होगा, ये होगा, तभी तो ये वैल्यू कम होगी बेंडिंग मोमेंट की। तो कुल मिला के ये है। तो अगर आपसे कोई कल के दिन पूछे कि भाई साहब आर्च होते कैसे हैं, तो आप समझा दोगे कि आर्च क्यों बनाते हैं, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड से कम आता है हमारा, ठीक है। अब देखो ध्यान कि अगर एक ऐसा आर्च है, इधर फिक्स है और इधर एक रोलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक तरफ से पकड़ा और ऐसे मोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज अ बीम को हमने कर्व्ड कर दिया इन एलिवेशन, बीम को हमने कर्व कर दिया एलिवेशन से, एक ऊंचाई से हमने मोड़ दिया। और अगर कोई आपको ऐसा दिखाए कि इधर हिंज है और ये ट्रायंगल है, इधर हिंज है, तो इसको हम आर्च बोल सकते हैं। और बोलेंगे ही क्यों, क्योंकि खुद देखो ना, अगर यहां पर मैंने लोड दिया तो ये बीम ये पूरा एक आर्च शेप ले लेगा, जैसे यहां पर लोड आएगा ये आर्च शेप ले लेगा। इसका मतलब, और यही तो है आर्च की प्रॉपर्टी, कि वो हमेशा लेटरल जो फोर्स होते हैं, जो डेफिनेशन मैंने लिखाई थी, तो डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था कि कंप्रेसिव फोर्स इसमें प्रीडोमिनेट होता है, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। तो जैसे ही आप ऊपर से दबाओगे ये एक आर्च बन जाएगा, तो ये होगा एक आर्च, और ये बीम कर्व्ड एलिवेशन होगा। तो आई थिंक आपको अभी तक का जो मैंने इतना समझाया, थोड़ा ही थाड़ा है, बहुत ज़्यादा कुछ है भी नहीं, तो मैंने जो समझाया वो समझ में आया होगा। तो आज इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा वीडियो करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही आधे घंटे के आसपास मैं पढ़ाया करूँगा और धीरे धीरे करके मैं कंप्लीट करा दूंगा ये आर्च वाला, फिर इन्फ्लुएंस लाइट डायग्राम और इन सबको धीरे धीरे करके अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा मुझे लगता है, और किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, उसमें पूछ सकते हो।
आप मुझसे टेलीग्राम में ये पूरा जो मैंने अभी लिखाया है ये पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ पर भी मेरा लेकिन सजेशन ये है कि नोट्स खुद भी बनाओ, ठीक है, तभी भला हो पाएगा। ठीक है, अपने नोट्स अपने हाथ के ही अपने ही होते हैं। ठीक है, चलिए, गुड बाय, टेक केयर।